नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक ऐसी स्थिति में भारत और पूरी दुनिया आज खड़े हुए हैं जहां एक भी चूक और एक भी भूल ऐसी जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए, अगर उन्होंने कर दिया तो फिर बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और अगर ये स्थिति है तो आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया अशांति की आगोश में खड़ी हुई है। शांति की चाहत में जो पहल की जा रही है उसमें दिखावा ज़्यादा है और यथार्थ परख दृष्टिकोण का पूरी तरह अभाव है। मैं चूंकि ये 2025 खत्म होने वाला है, 2025 के कुछ ऐसे मुख्य बिंदु जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जा सकते हैं और उन्हें पड़ाव माना जा सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए 2025 में एक महत्वपूर्ण रेखा बनाते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी रेखा जिस पर अगर चला जाता और ध्यान दिया जाता तो शायद दुनिया इस स्थिति में न खड़ी होती जैसी आज खड़ी हुई दिख रही है। और यही 2025 की प्राप्ति है या 2025 की विडंबना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर 4-5 ऐसी घटनाओं को देखें तो पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द 2025 में घूमती हुई दिख रही है। एक ऐसी घटना जिसमें रूस और यूक्रेन अपने वर्चस्व और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसमें इजरायल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की सोच पर ही पूरी तरह से प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसी घटना जिसमें अमेरिका पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बनने की पहल करता हुआ दिख रहा है। और एक ऐसी स्थिति जहां यूरोप अपनी एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है जिसमें सहयोग तो उसे अमेरिका का चाहिए, लेकिन अमेरिका की मनमानी वो चलने नहीं देना चाहता। और एक ऐसी स्थिति जिसमें एशिया के दो बड़ी ताकतें, जिसमें चीन और भारत को लिया जा सकता है, अपनी वर्चस्व की स्थिति को ज़्यादा दूर तक एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी यूरोप और अमेरिका और रूस की ताकत के सामने इन्हें अपनी ताकत को स्थापित करने की एक बड़ी चुनौती है। और पूरी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही। जैसा कि मैंने कहा, 2025 अब खत्म होने वाला है और अगर 2025 का पूरा विवरण हम घटनाक्रमों के माध्यम से जानें तो सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के इर्द गिर्द वो देश जो इन घटनाओं को देख रहे हैं, जो अभी गरीब हैं और जहां अभी विकास की ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन सबको एक ही आस है कि कहीं एक ऐसी पहल हो जाए जिसमें उन्हें भी राहत की सांस लेने का मौका मिले, उन्हें भी अपनी गरीबी खत्म करने की स्थिति बनाने के लिए पहल करने की एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दी जाए। लेकिन शायद वो उन्हें 2026 में भी मिल पाएगा, इसमें कम ही संभावना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2025 खत्म होने में मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं, लेकिन कुछ ऐसी पहल भी इस 2025 के अंत तक नहीं दिखी जिसमें दुनिया को बड़ी आशा की किरण दिखे। कारण, अगर 2025 में रूस और यूक्रेन लड़ते हुए पूरी दुनिया को समाप्त करने की पहल करने की बात करते हैं तो उसको खत्म करने की क्या कोई ईमानदार कोशिश 2026 की शुरुआत में हो सकती है? आपको लग सकता है कि अमेरिका जो पहल करता हुआ दिख रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे पदक या पुरस्कार पाने की चाहत ज्यादा दिखती है, प्रयास कम। क्योंकि एक तरफ हथियारों की सप्लाई करके यूक्रेन को आत्मरक्षा के अधिकार से संयुक्त करने की पहल होती है यूरोप और अमेरिका की, और दूसरी तरफ रूस
के वर्चस्व को किसी भी कीमत पर जेलेंस्की को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। एक तरफ अपने हथियार बेचा जाता है और जेलेंस्की के देश यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल और वहां के खनिज संसाधनों के दोहन की पहल अमेरिका करता है, और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि रूस ने जितना कुछ कब्जा कर लिया है यूक्रेन का, अर्थात लगभग 25% के करीब की जमीन, उसे यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा। और शांति की ये पहल अगर की और कराई जा रही है तो क्या यूरोप और अमेरिका की कोशिश को आप ईमानदार मानेंगे? और अगर ये ईमानदार कोशिश है तो क्या 2026 में अमेरिका की और यूक्रेन की जो, माफ करिएगा, यूरोप की जो सोच यूक्रेन को लेकर के है और उसके माध्यम से रूस पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश है, क्या व्लादिमीर पुतिन उसे मान लेंगे? और क्या व्लादिमीर पुतिन नहीं मानेंगे तो उस नहीं मानने के कारण जो विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा, उसके रेजिस्टेंस की ताकत उनके पास नहीं है? आपको लग सकता है कि नहीं, लेकिन रूस आज भी उस स्थिति में है कि पूरे यूरोप और अमेरिका को वो एक साथ अगर अपने पर आ जाए तो वो देख लेगा। और ये अमेरिका और रूस, यूरोप समझ रहे हैं, और इसलिए जेलेंस्की यूरोप और अमेरिका के चक्कर में आकर के अपने देश के नागरिकों की तबाही और बर्बादी तो तय कर ही चुके हैं, अपनी भी तबाही और अपने अस्तित्व पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए देखे गए हैं। और अगर 2025 के इतने घटनाक्रम यूक्रेन और जेलेंस्की को 2026 के 1 जनवरी की स्थिति में ले जाकर के खड़ा करते हैं और वहां शांति की उम्मीद करते या कराते देखे जाते हैं या ऐसी उम्मीद करते हुए पाए जाते हैं, तो आप यकीन मानिए 2026 में रूस के कहने पर, रूस की चाहत पर, रूस के दबाव में अमेरिका, यूरोप को झुकना पड़ेगा, जेलेंस्की को सत्ता छोड़नी पड़ेगी, रूस के समर्थन की वहां पर सरकार बनेगी और यूक्रेन का जो भी क्षेत्र रूस के कब्जे में आया है उसे रूस हासिल करेगा और अपनी कीमत पर शांति की एक ऐसी पहल करेगा जिसे यूरोप और अमेरिका मानेंगे। और यही 2026 की वो पहली झलक होगी जो जनवरी 1, 2026 से लेकर दिसंबर 31, 2026 के बीच में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। और ये घटना घटित होगी तो पूरी दुनिया शांति को स्थापित हुए देख सकती है, लेकिन शांति की स्थापना हो ही जाएगी, इसमें संदेह रहेगा। अब बात हम करते हैं कि अमेरिका अपनी बादशाहत को क्या 2025 में कायम कर पाया? अभी अमेरिका ने आईसिस के आतंकियों को खत्म करने के लिए नाइजीरिया पे बमबारी करता हुआ देखा गया। अमेरिका अपने वर्चस्व को और दुनिया में गलत तरीके से किसी देश की सत्ता में बने रहने के अधिकार के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और वहां की पूरी सरकार को ही अपदस्थ करना चाहता है। अमेरिका के बगल में ही वसा वेनेजुएला देश है, लेकिन वेनेजुएला जैसा देश जो अमेरिका के सामने शायद 1 या आधे घंटे भी नहीं खड़ा हो सकता, उसने सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती दी और ट्रंप उस चुनौती को देख करके आज भी इस स्थिति में नहीं है कि वो वेनेजुएला पर कोई कार्रवाई करे या करवाने का आदेश दे दें, बमबारी करवा दें। यूक्रेन को शांति के लिए प्रेरित करने हेतु वो बराबर जेलेंस्की को कह रहे हैं कि आपको रूस की शर्तों को मानना पड़ेगा, हम आपको सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन वही जेलेंस्की जिसे 2025 में अपने ऑफिस में बैठा करके फटकार लगाते हुए पूरी दुनिया को उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, वो डोनाल्ड ट्रंप आज जेलेंस्की से भी खरी खोटी सुन रहे हैं, यूरोप की भी खरी खोटी सुन रहे हैं। और स्थिति ये आ गई है कि वो कहते हैं कि अपने अमेरिका के लोगों के कमाए पैसे से ये पूरी दुनिया में शांति आए, इसके लिए वो ज़्यादा समय तक प्रयास नहीं कर सकते। और शायद अमेरिका फर्स्ट
नीति के तहत जिस नारे के साथ वो राष्ट्रपति बने और वो राष्ट्रपति बनने के पहले जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगाई, उसके बाद अमेरिका फर्स्ट की नीति को कहाँ तक आगे ले जा पाए हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका की बादशाहत कहाँ तक कायम कर पाए हैं, सिर्फ एक उदाहरण से आप देख सकते हैं। वो चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत को एक रणनीतिक सहयोगी मानते मानते 10 मई 2025 के बाद कुछ ऐसी पहल करते हुए देखे गए कि पाकिस्तान जैसे देश, जिसे पूरी तरीके से डिफॉल्टर कहा जा सकता है, वहाँ के एक कठपुतली प्रधानमंत्री और एक जिहादी सैन्य जनरल को उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, खाना खिलाया और इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष में पाकिस्तान की सेना भेजने के लिए मुनीर को पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर देने के लिए और उनसे ले लेने के लिए बातचीत की। और 2026 में क्या गाजा पट्टी में पाकिस्तान की सेना शांति स्थापित करा पाएगी जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, और उसकी एवज में अमेरिका पाकिस्तान के कटोरे में भीख देता रहेगा? ये भी एक बड़ी चुनौती के रूप में आएगी जो 2025 में इतनी बड़ी रेखा बनी, उस रेखा का या तो अंत हो जाएगा या तो पाकिस्तान एक ऐसी आतंकी फैक्ट्री के रूप में स्थापित हो जाएगा जिसे अमेरिका को मानना उसकी मजबूरी होगी। और ऐसे में मैंने शुरुआत में कहा था कि चीन और भारत की प्रतिद्वंदिता और उनकी एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़, हालांकि चीन के मुकाबले आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत अभी बहुत पीछे है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचने में भारत को अभी 2027-28 का समय लगेगा और 18 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ चीन अमेरिका को बड़ी चुनौती देने की फिराक में है मात्र 5 से 7 साल के भीतर। तो चीन और भारत के बीच गैप जरूर है, लेकिन चीन इतना जानता है कि एशिया में भारत के अतिरिक्त उसे कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। हालांकि वो चुनौती तो पूरी दुनिया को और खास करके अमेरिका और यूरोप को भी अब दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने उस बाजार के पकड़ से जिसमें उसके सामान और उसके प्रोडक्ट और उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ चीन की तरफ देख रही है। लेकिन इस वर्चस्व में चीन को पता है कि भारत जिस तरीके से उसे घेर रहा है, आने वाले समय में प्रतिद्वंदिता तो बड़े जानदार होने वाली है। और इसी स्थिति में जब अमेरिका चीन और भारत में एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है तो वो पाकिस्तान परस्ती दिखा करके न तो चीन का हो पाएगा और न भारत का। और ऐसी स्थिति में जिस रूस को कंट्रोल करने की तमाम पहल अमेरिका और यूरोप की तरफ से की गई थी, वही रूस ब्रिक्स जैसे संगठन के माध्यम से, जिसमें पूरी दुनिया के 7 ऐसे बड़े देश जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के और भी देश जिस पर प्रकारांतर से अपना प्रभुत्व बढ़ाने की बड़ी कोशिश भारत और चीन कर रहे हैं, एक ऐसी वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था बन जाएगी जो अमेरिका को इतनी बड़ी चुनौती दे देगी, उसके डॉलर को इतनी बड़ी चुनौती दे देगी जो 2026 की बड़ी घटना होगी जिसकी रूपरेखा 2025 में तैयार हो गई। इसलिए 2025 और 26 को अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो ये 4 घटनाओं के इर्द गिर्द जब दुनिया घूमी है, वही दुनिया 2026 में इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और इसी के इर्द गिर्द उन गरीब और विकासशील देशों को रहना होगा, मजबूर होना होगा जो फिलहाल विकास की राह में इन देशों की कैटेगरी में आने की बड़ी चाहत रखते हैं। और ऐसे में पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की जो भूमिका है और उसके एक्सपेंशन का जो प्रयास है, उसमें भारत की कूटनीतिक पहल शायद एक बड़ी घटनाक्रम की स्थिति को बना दे, जिसमें भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के लिए
आगे प्रस्तुत करने के लिए बहुत से देश सामने आ जाए। और ये भी अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती होगी कि भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह की राजनीति को वो प्रभावी बनाए, जिससे एक साथ वो कई देशों को कंट्रोल भी कर पाए और भारत के साथ बेहतर रणनीतिक सहयोग कायम कर पाए, जो सहयोग फिलहाल वो कायम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डीप स्टेट के एक ऐसे प्रभाव में आते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल पाकिस्तान और कुछ ऐसे पैन इस्लामिक चरमपंथी तत्वों को प्रभावी बनाने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों या प्रमुखों के साथ जिस तरीके से संबंध बढ़ाने और उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अमेरिका का वर्चस्व कतई नहीं निखर के आने वाला है और शायद 2026 में यही जद्दोजहद एक प्रमुख घटना के रूप में सामने आएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें 2025 से लेकर के 2026 का एक वैश्विक दृष्टिकोण हमने प्रस्तुत किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।